Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Genesis Biocare। हमने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि सेल जंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। आज उन्हीं सेल जंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज द टाइप ऑफ सेल जंक्शन। कितने तरीके के सेल जंक्शंस बोला था हमने? 3 टाइप्स। थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शंस और इनके नाम हैं टाइप जंक्शंस, एथरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ये 3 तरह के जंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स के बीच कनेक्शन जो होता है उसे हम सेल जंक्शन कहते हैं। और ये 3 तरीके के सेल जंक्शंस, टाइप जंक्शंस, एथरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। बेसिकली देयर आर 3 काइंड ऑफ जंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप जंक्शंस। ध्यान रहे कि ये जो टाइप जंक्शंस हैं या एथरिंग जंक्शंस हैं या गैप जंक्शंस हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन। टाइप जंक्शंस, their main function is to provide strength to the tissues। इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है कि ये किसी भी टिश्यू में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज में पाए जाते हैं, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं जहां पर नुकसान होने की संभावना है, छीजन होने की संभावना है, कहीं पर इंजरी होने की संभावना है, वहां पर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टाइप जंक्शंस पाए जाते हैं। हम अभी आएंगे और इनके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान रहे कि जो टाइप जंक्शंस होते हैं इनमें किसी भी प्रकार के मटेरियल के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की परमिशन नहीं होती। मींस द सेल ट्रांसपोर्टेशन between the cells having the tight junctions is very limited. Now come to the next one, that is the adhering junction. Adhering junctions to some extent also provide the strength, but these allow the diffusion of certain kind of solute molecules, means the transportation, that is the export or the import, these 2 things are allowed here। ये 2 चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऐसी सेल्स के बीच में हो सकते हैं। मींस द ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स अलाउड। तो पहले में आपने देखा टाइप जंक्शन में कि इनका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज में पाए जाते हैं जो ज्यादातर एक्सपोज्ड सरफेस पर होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, और जहां पर इंजरी होने की पर्याप्त संभावना है वहां पर इस तरीके के जंक्शंस पाए जाते हैं। जबकि दूसरा जो एथरिंग जंक्शन है, इसमें क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अलाउड है सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स from one cell to other is allowed। And the third one, that is the gap junction। गैप जंक्शन के बारे में ये क्लियर है, जैसा कि इनका नाम है कि ये गैप जंक्शंस हैं। तो एक सेल से दूसरी सेल में जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा आवश्यकता होती है, किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स।
metabolic molecules like enzymes, proteins as well as mineral ions, जिनके ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत एक सेल से दूसरे में है, वहां पर ये गैप जंक्शंस पाए जाएंगे. मींस these allow the transport of most of the micro molecules like ions, micromolecules and ions like Ca++ ions. मोस्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि स्मॉल साइज के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउड होता है. और इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि सोडियम है, इन सबके ट्रांसपोर्ट को ये अलाउ करते हैं. कौन? इनको हम गैप जंक्शन कहते हैं. इस तरह से 3 डिफरेंट प्रकार के सेल जंक्शंस जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है, इनके हमने काम आपको बता दिया है. टाइट जंक्शन का मुख्य काम क्या है? दीज प्रोवाइड द स्ट्रेंथ to the epithelial tissues and found on the exposed surfaces like skin. Adhering junctions, these have role in the transport of biomolecules as well as to keep the cells in contact with each other. And the transport basically takes place by means of simple diffusion. The third one, that is the gap junction. अभी हमने आपको बताया कि इनमें ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा रेट से होता है. माइक्रोमोलिक्यूल्स मोस्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं. माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट भी अलाउड है. मैक्रोमोलिक्यूल्स आल्सो. ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी होता है. इस तरीके से ये इनके फंक्शन हुए. नाउ कम टू सी व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज टाइट जंक्शंस, एडरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस के स्ट्रक्चर किस तरह के हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इनमें होते हैं. First of all, tight junctions. Suppose that this one is the cell A and this one is the cell B, and here this one is the membrane common to these two cells. There is the deposition of specific proteins here, and the border between these two cells is completely sealed. Means hardly the transport of any kind of biomolecule allowed. एक सेल से दूसरी सेल में किसी भी प्रकार के बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल से होता है. बहुत ही लिमिटेड रोल है. मेन फंक्शन इनका क्या है? इनका मेन फंक्शन है कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एपिथेलियम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर इज no leakage through tight junctions. इनका एक नाम और भी है, occluding junctions. Due to the deposition of proteins here, there is the thickness of the membrane common to these two cells, and the transport of biomolecules is hardly allowed here. इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि there is no leakage through the tight junction. आपकी NCERT में यही लिखा हुआ है कि लीकेज पॉसिबल नहीं है इन दोनों सेल्स के बीच में. तो दिस इज अबाउट द टाइट जंक्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज adhering junction.
एथेरिन जंक्शंस। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। डेस्मोसोम्स, हेमी डेस्मोसोम्स and adherens junctions। टाइप ऑफ एथेरिन जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स एंड एथेरेंस जंक्शंस। ये जो डेस्मोसोम्स होते हैं ये दोनों सेल्स की जो कॉमन मेम्ब्रेन होती है ये उस पर बनते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स, अब इनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। बेसिक फीचर्स क्या हैं कि जैसे इन दोनों का निर्माण करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यहां पर भी जो फिलामेंट्स बन रहे हैं, स्केलेटन बन रहा है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का होता है। एंड हियर these are actin filaments। Desmosomes and hemidesmosomes have the cytoskeleton of intermediate filaments. These are made up of the protein adherin, catenin, and these are made up of adherin as well as and catenins। ये दोनों पाए जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि जो एथेरिन जंक्शंस हैं ये 3 तरह के हैं, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स एंड एथेरेंस जंक्शंस। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दोनों में पाए जाते हैं, इसमें भी होते हैं और इधर भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन का डिफरेंस होता है। इनमें एथेरिन प्रोटीन होता है, इनमें कैटेनिन होता है, और इनमें एथेरिन और कैटेनिन दोनों पाए जाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, डेस्मोसोम को थोड़ा डिटेल देखना चाहें, सपोज करिए कि ये सेल्स है, these are the cells। This one is the cell A, this one is the cell B in epithelia, and here this structure, जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, this one, यहाँ पर डेस्मोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। डेस्मोसोम्स यहाँ पर बनेंगे, इनके फिलामेंट्स, सेल ए के फिलामेंट्स का एक्सटेंशन सेल बी तक होता है, और सेल बी के प्रोटीन फिलामेंट्स का एक्सटेंशन सेल ए तक होता है। इस तरह से ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेल्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे? दीज आर द प्रोटीन फिलामेंट्स। जिन्हें अभी हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोला। तो इस तरह से इस सेल को इस सेल से कनेक्ट करने के लिए यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम डेस्मोसोम कह रहे हैं। एंड दिस वन इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट प्रिपेयर काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन एंड these connect these two cells through their cytoplasm। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है जिसे आप देख पा रहे हैं डेस्मोसोम को। अभी हमने आपको इसके पहले डिस्कशन किया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कि एथेरिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरीके से हेवी डेस्मोसोम में कैटेनिन्स होते हैं, जबकि हम जब बात करते हैं एथेरेंस जंक्शन की तो वहां पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ये दोनों प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है
जो कि एडहेरेंस के लिए जिम्मेदार है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा गया है, लाइन लिखी गई है, उसमें ये बोला गया है कि ये जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, दीज जंक्शंस कीप टू सेल्स सीमेंटिंग टुगेदर, सीमेंटिंग टुगेदर। ये लाइन आपको याद करनी, कभी कभी मल्टीपल स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉल्स और ट्रू में। तो इस तरह से टाइट जंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो चांस ऑफ लीकेज बिटवीन टू सेल्स। एडहेरिंग जंक्शंस में लीकेज है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन करना जरूरी है, और वो ये है कि दीज जंक्शंस कीप टू सेल्स सीमेंटिंग टुगेदर। ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने आपको दूसरा टाइप का जंक्शन एक्सप्लेन किया, दैट इज द एडहेरिंग जंक्शन। ये तीन तरह का होता है, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम एंड एडहेरेंस जंक्शंस। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द गैप जंक्शन। तीसरे टाइप का जो जंक्शन है यहां पर वो कौन है, दैट इज द गैप जंक्शन। Third type here is the gap junctions. ये दो सेल्स हैं, सेल A एंड सेल B, सपोज दैट, और इन दोनों सेल्स के बीच में एक टनल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सुरंग का निर्माण हो रहा है। यूं समझ लीजिए एक गैप या एक खिड़की जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, और इस खिड़की जैसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए संख्या में 6 प्रोटीन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से ये इनका एक्सटेंशन होता है। इस तरह से एक यहां पर ये टनल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सुरंग बन रही है यहां पर। दिस वन, नंबर कितने इनके, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ये एक प्रकार की सुरंग का निर्माण यहां पर हुआ है, और ऐसे रॉड लाइक कितने प्रोटीन्स हैं, दीज आर 6 इन नंबर, एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन बाय द नेम द प्रोटीन्स फॉर्मिंग द गैप जंक्शंस आर नोन एज, इन प्रोटीन्स का नाम है कोनेक्सिन। ये प्रोटीन्स हैं, संख्या कितनी है इनकी, 6, दीज आर 6 इन नंबर। ये जो टनल दोनों सेल के बीच में बन रहा है, इसको बनाने के लिए संख्या में 6 प्रोटीन होते हैं, 6 सेम टाइप के 6 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये टनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो सुरंग यहाँ पर बन रही है, जो टनल यहाँ पर बन रहा है, ऐसे टनल को हम नाम देते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोनेक्सन। नाउ द टनल और द चैनल इज कोनेक्सन। प्रोटीन का नाम क्या है, कोनेक्सिन, और चैनल का नाम क्या है, कोनेक्सन। ये इनका स्ट्रक्चर है।
एक सुरंग टाइप का स्ट्रक्चर, दोनों को कंटिन्यू करते हुए सेल्स को ये पाया जाता है। अब इनका फंक्शन क्या है, यहां पर एक टर्म हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कोऑपरेशन। द टर्म दैट इज मेटाबॉलिक कोऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? मेटाबॉलिक कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? सहयोग की भावना, दोनों सेल्स के बीच में किस लेवल पर सहयोग करते हैं? मेटाबॉलिज्म में सहयोग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि इनके पास कोई एंजाइम है लेकिन उसकी डेफिशिएंसी इस सेल के अंदर है, दिस सेल इज हैविंग स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड इन सेल ए, बट सेल ए इज नॉट हैविंग दैट एंजाइम, दिस एंजाइम विल बी ट्रांसपोर्टेड imported from cell B to cell A, and the reverse is true for cell B also. अगर कोई भी एंजाइम B में है, सेल A में नहीं है, तो B से A को ट्रांसफर होगा, और अगर वो एंजाइम सेल A के पास है और इसकी जरूरत B में है तो इसका ट्रांसपोर्ट इधर से इधर हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट सेल B से A की तरफ होगा और कुछ बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट B से A से B की तरफ होगा। इस तरीके से एज पर नीड, आवश्यकता के हिसाब से इन बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और तमाम प्रकार के मेटाबोलाइट्स जो सेल के लिए जरूरी हैं उनका होता है। तो इस तरीके से इन दोनों सेल्स के बीच में एक टर्म हम यूज कर रहे हैं इस प्रकार के कोऑपरेशन के लिए, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक कोऑपरेशन। कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन दोनों सेल के बीच में होता है? तो अगर हम बात करें तो ये मिनरल्स होते हैं, मिनरल आयंस, मोस्टली कैल्शियम। कौन सा आयन? Ca++ आयन आर ट्रांसपोर्टेड। इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैल्शियम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कहां पर होता है? इन कार्डियक मसल्स। जानते हैं कार्डियक मसल्स कहां पर होती हैं? स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट की दीवार में मायोकार्डियम का निर्माण करती हैं। तो मायोकार्डियम के जो सेल्स हैं वहां पर अगर हम देखें तो इस प्रकार के कम्युनिकेटिंग जंक्शंस यहां पर बनते हैं जिनको गैप जंक्शंस कहा जाता है। और कैल्शियम आयन चूंकि कार्डियक मसल में रिदम मेंटेन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर वे में लाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कैल्शियम एक सेल से दूसरे में सर्कुलेट करने के लिए इस तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं। इसलिए ऐसी सेल्स जो कि गैप जंक्शंस के थ्रू आयनों का ट्रांसपोर्ट अपनी जरूरत के हिसाब से करती हैं, ऐसी दोनों सेल्स को हम बोलते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड। द सेल शोइंग द गैप जंक्शंस the cells showing the gap junctions are electrically coupled because of the transportation of ions, आयनों के ट्रांसपोर्ट की वजह से, because of the transportation of ions, the cells having the gap junctions are in the stage of electrical coupling। तो इस तरीके से सेल ए से बी में और बी से ए में ट्रांसपोर्टेशन होगा। अभी हमने आपको बताया कि कार्डियक मसल्स में पाई जाती है, इसलिए इनका स्ट्रेंथ में कोई रोल नहीं है। अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं? जिनको हम नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क जहां जहां बन रहे हैं वहां पर ये गैप जंक्शंस दिखते हैं, और एक सेल से दूसरे में कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन हो जाने से आपको मालूम है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं दीज कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट
इसलिए सभी सेल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का पहुंचना एक साथ जरूरी है एंड कैल्शियम आयंस हेल्प इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से रिदम मेंटेन होता है हार्ट मसल्स में। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं अभी तक। ध्यान रहे कि सेल जंक्शंस केवल एपिथेलियल टिश्यूज की प्रॉपर्टी हैं या फिर ऐसी जगह जहां पर लेयरिंग होती है सेल्स की, जैसे कि अभी आपने कार्डियक मसल्स की बात किया है तो वहां पर ये सेल जंक्शंस पाए जा रहे हैं। इनका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मदद करना, ये काम होता है। तो इस तरीके से ये तीनों तरह के सेल जंक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ये हमारे आज के इस सेगमेंट में हमने आपको डिफरेंट प्रकार के जंक्शंस की बात किया है। क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट में जंक्शंस नहीं होते? प्लांट में भी जंक्शंस होते हैं। वहां पर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। प्लांट्स में जो जंक्शंस होते हैं उनके साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स की मदद से दो सेल को सेल वॉल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जैसा स्ट्रक्चर जब आप प्लांट सेल्स के बारे में या सेल चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सेल जंक्शंस के बारे में और अच्छे से आपको जानकारी होगी। यहाँ पर चूंकि सेल जंक्शंस का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड रोल था, इसलिए हमने आपको बहुत ही ब्रीफ में इनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में बता दिया। समरी बना लीजिए क्या क्या है। टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन में आपको याद रखना है कि बॉर्डर इनका सील होता है दोनों सेल्स के बीच का, इसलिए इनमें लीकेज संभव नहीं किसी भी बायोमोलिक्यूल का। मोस्टली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर नुकसान होने की संभावना है, चोट चपेट लगने की, स्ट्रेस जहां पर ज्यादा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस, वहां पर इस तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी स्किन की बाहरी लेयर जो एपिथेलियम है वहां पर टाइट जंक्शंस का निर्माण होता है। एडहरिंग जंक्शंस जो होते हैं these keep the two cells cementing together, यही टर्म यूज किया गया है, यही लाइन लिखी गई एनसीईआरटी में। तो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनमें जंक्शंस के थ्रू यानी एडहरिंग जंक्शंस में बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से होता है। जब हम बात करते हैं गैप जंक्शंस की, यहाँ पर पूरी तरह से एक सुरंग का निर्माण हो रहा है और इस सुरंग का निर्माण करने के लिए 6 की संख्या में स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको हम कोनेक्सिन कहते हैं। और ये कोनेक्सिन संख्या में 6 हैं, लेकिन जिस टनल या चैनल का निर्माण कर रहे हैं ऐसे चैनल को हम नाम देते हैं कोनेक्सन। ध्यान रहे कि ये चैनल्स वाटर फील्ड होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, एक्वा फील्ड होते हैं। हालांकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, पोरीन चैनल्स होते हैं जो कि केवल पानी के लिए होते हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें बायोमोलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इन चैनल्स के थ्रू होकर के। जिनका डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता वो चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इतना ही बताया। हम अपने अगले लेक्चर में आपसे अब डिस्कशन करेंगे एपिथेलिया की सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया है। एपिथेलिया के बारे में सब कुछ जान लिया है, इनकी बेसिक फीचर्स क्या हैं, इनका बेस मॉडिफिकेशन कैसा होता है, सरफेस मॉडिफिकेशन कैसा होता है और सेल जंक्शंस कैसे होते हैं। हम अपने अगले नेक्स्ट इमीडिएट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके काम क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं।